इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 लेक्चर्स पढ़े हमने। उन 4 लेक्चर्स में एनाटॉमी भी थी, सारी उसकी मैकेनिक्स थी। फाइनली हमने पढ़ा कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज के अडैप्टेशंस क्या होती है, ठीक है। आज हम बिल्कुल एक नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द टेम्परेचर रेगुलेशन। आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती है। अब उस टेम्परेचर रेगुलेशन का एक्सरसाइज से क्या लिंक है, जाहिर सी बात है वो हम इस टॉपिक के एंड पे देखेंगे। स्टार्ट किस चीज का होगा हमारा कि टेम्परेचर रेगुलेशन है क्या, करते कैसे हैं, कौन से मैकेनिक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक चीजें हैं ये इस लेक्चर में आज के। ये मेरे ख्याल में आप लोग पता नहीं कितनी दफा पढ़ चुके हैं, मैंने भी बड़ी दफा पहले रीड की हुई है। उन्हीं की थोड़ी सी रिवीजन है, 2-3 टर्म्स एक्स्ट्रा होंगी, वो देख लेते हैं हम। पहले कहते हैं कि जी ह्यूमंस आर होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब, होम्योथर्म्स का थर्म का मतलब है टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी। होम्यो का मतलब क्या है, हीमोस्टेसिस से रिलेटेड हम बात करें। तो होम्योथर्म्स क्या होते हैं और ह्यूमंस को होम्योथर्म्स कहा गया, मतलब कि ऐसे बीइंग्स जो कि अपने टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर की इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट होगी, हीमोस्टेसिस में मेंटेन कर सकते हैं, उन बीइंग्स को हम कहते हैं वो होम्योथर्म्स है। और हम कहते हैं ह्यूमंस आर होम्योथर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस खुद अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी का को टेम्परेचर कर सकते हैं। अब कांस्टेंट बॉडी के टेम्परेचर का क्या मतलब हो कि जितना आपकी बॉडी में से हीट लॉस हो रहा है, दैट मस्ट मैच योर बॉडी हीट प्रोडक्शन। आपके बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस भी हो रही है, आपकी बॉडी में से हीट लॉस भी हो रही है। तो अगर आपकी बॉडी में से लेट से हीट लॉस ज्यादा हो जाती है और हीट प्रोडक्शन उतनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या होगा। अगर आपका बॉडी हीट लॉस ज्यादा हो जाए और बॉडी हीट प्रोडक्शन कम हो, तो बॉडी टेम्परेचर को क्या होगा, ये कोरोना वाली खांसी है, ड्रॉप हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। यस, ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि बॉडी हीट प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन उसके अंदर वो नहीं है, हीट लॉस नहीं है, तो अब बॉडी के टेम्परेचर को क्या होगा, हाई हो जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। यस, फीवर में कंसीडर हम उसको करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो किस एरिया की टेम्परेचर की बात करते हैं, स्किन के टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। यस मैम। अच्छा, अगर स्किन का टेम्परेचर नहीं होता तो फिर किसका टेम्परेचर होता है, इंटरनल। इंटरनल कहाँ टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ब्लड टेम्परेचर। ब्लड मैम जो ठीक है, रेगुलेटर सेंटर है, सेट पॉइंट, हाँ उसका उसके लिहाज से बात कर रहा है वो, उसके लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिहाज से बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 टर्म्स क्लियर करती हूँ। एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है स्किन टेम्परेचर। ये दोनों टेम्परेचर्स हैं। स्किन टेम्परेचर तो सिंपल है कि आपकी स्किन का क्या टेम्परेचर है, और स्किन का टेम्परेचर फोरहेड पे और होगा, फोर आर्म के ऊपर और होगा, थाइस पे और होगा, काफ या एब्डोमेन पे और होगा, बैक पे और होगा। वो सिर्फ स्किन का टेम्परेचर है, उसको थर्मिस्टर्स के साथ लोकेट करते हैं। कोर टेम्परेचर का मतलब है आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, वो ब्लड टेम्परेचर नहीं है, इंटरनल बॉडी कैविटीज का टेम्परेचर। अब इंटरनल बॉडी कैविटीज कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पे मैयर करते हैं बेसिकली, वो 3 जगह है मेन। एक आपका ईयर के इनसाइड जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वहां मैयर करते हैं। दूसरा टेम्परेचर मेजरमेंट होता है एसोफेगस, एसोफेगस का टेम्परेचर मैयर करते हैं। तीसरा चीज है रेक्टम, रेक्टम का टेम्परेचर मैयर करते हैं। अब प्रॉब्लम इन सारों के साथ ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो आपको शायद इजीली पता, बच्चों में ज्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करते हैं। अक्सर आपने देखा हो जो पीडियाट्रिक्स होते हैं या जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनके हाथ में एक छोटी सी इस तरह की डिवाइस सी होती है, वो बच्चे के कान में घुसाते हैं और फिर टेम्परेचर मेजर करते हैं। वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर घुसा के वहां का टेम्परेचर लेते हैं, वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो स्किन का टेम्परेचर है और जो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर है, ये सिमिलर नहीं होता है। आपके स्किन का टेम्परेचर और आपके कोर बॉडी टेम्परेचर के दरमियान में फर्क होता है। अब मुझे एक बात का जवाब दें, जब हम कहते हैं कि बॉडी की जो नॉर्मल स्टेबल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है, ये कहाँ का टेम्परेचर होगा, स्किन का टेम्परेचर होगा या इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर होगा। ये कोर बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल का, यस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यस, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है बेसिकली। तो आपकी स्किन का टेम्परेचर भी कितना होगा, अगर कोर बॉडी टेम्परेचर 37 है, स्किन का टेम्परेचर लेस होगा,
यस, स्किन का टेम्परेचर लेस होता है एज कम्पेयर टू कोर बॉडी टेम्परेचर, और कितना लेस होता है 4 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। मतलब कि अगर आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मली, तो आपके स्किन का कितना होगा 33 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट 4 डिग्री का डिफरेंस होता है इसके दरमियान, ठीक है। और अगर ये है नॉर्मल स्टेबल एनवायरनमेंट, इसके अंदर मतलब कि अभी ना बहुत ज्यादा गर्मी में मैं बैठी हूँ ना मैं बहुत ज्यादा ठंड में बैठी हूँ, इस टाइम पे मेरे स्किन का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होगा और मेरा कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। मैम लेकिन मैम कोर इंटरनल होता है मैम, कोर जी। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। यस यस, कोर का मतलब, कोर वर्ड का मतलब ही होता है इंटरनल, कोई किसी चीज का इंटरनल पार्ट, ठीक है। अब स्टेबल एनवायरनमेंट की तो हमने बात कर ली। अगर मैं कहूँ कि जी आपकी एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, लेट्स से इफ आई एम सिटिंग समवेयर वेरी कोल्ड, मैं बहुत ठंडी जगह पे बैठी हूँ, तो अब टेम्परेचर मेरी बॉडी का ड्रॉप करेगा। तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर जब ड्रॉप करेगा और मेरी बॉडी खुद से उसको एक दफा स्टेबल करने की कोशिश करेगी, तो मेरा जो कोर टेम्परेचर होगा वो स्टेबल रहेगा या वो काफी हद तक स्टेबल रहेगा, लेकिन जो मेरा स्किन टेम्परेचर है वो इतना स्टेबल नहीं होगा और उसके दरमियान में फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। और वो कितना डिफरेंस आ जाएगा, ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब कि अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर 37 से ड्रॉप करके लेट से 30 तक जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के फर्क के साथ मेरे स्किन का टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा कोल्डर एनवायरनमेंट में आई एम सिटिंग, तो मेरे स्किन का टेम्परेचर और मेरे कोर बॉडी टेम्परेचर के दरमियान में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर हम स्टेबल एनवायरनमेंट में और एक आइडियल एनवायरनमेंट में है, तो मेरे स्किन बॉडी टेम्परेचर में और मेरे कोर बॉडी टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है ह्यूमंस होम्योथर्म होते हैं। इसका मतलब क्या है, ह्यूमंस अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, either it is a skin temperature, either it is a skin temperature or we are talking about the core body temperature। तो core body temperature और skin body temperature के दरमियान में डिफरेंस होता है। आइडियली वो डिफरेंस 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर एक्सट्रीम कोल्ड हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि जी अगर हम एक्सट्रीम हॉटर एनवायरनमेंट में चले जाएं तो हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, फिर वो डिफरेंस कम हो जाएगा। स्किन का भी इंक्रीज करता है लेकिन कोर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करता है उस केस, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका कोर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये कोर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हम बेसिकली जब भी बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं या हम कहते हैं कि जी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, स्किन और कोर का तो डेफिनेटली अलग मेजर करते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे मेंशन नहीं है कि ये स्किन का टेम्परेचर था या ये कोर का टेम्परेचर था, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो कोर बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को चेक करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जी अगर ये कोर बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीटेड एनवायरनमेंट हो जाएगी, इसमें क्या होगा, जो आपकी बॉडी प्रोटीन्स हैं या जो बॉडी के अंदर नॉर्मल एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक्सट्रीम हीट की वजह से, देखिए वो तबाह हो जाती है और उनका फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर ये टेम्परेचर ड्रॉप करके 34 से नीचे आ जाए, 34 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप करके आपका कोर बॉडी टेम्परेचर नीचे चला जाए, तो क्या होगा, इट स्लोज द मेटाबॉलिज्म, आपका जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा वो सब स्लो हो जाएगा। और वो स्लो होने के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज नोन एज एरिथमिया। किसी को पता है एरिथमिया क्या होता है? एब्नॉर्मल हार्ट बीट। एब्नॉर्मल हार्ट बीट बेसिकली हार्ट का एक नॉर्मल रिदम होता है ना, पहले एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एबी नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद सारा प्रोसेस होगा। तो वो जो रिदम है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। और उस रिदम के डिस्टर्ब होने की आगे कई फॉर्म्स होती हैं कि वो रिदम किस तरह, ये मेडिसिन में आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि एरिथमिया क्या चीज होती है। सिंपल यहाँ पे क्या बात है, एरिथमिया क्या है, डिस्टर्ब रिदम ऑफ द हार्ट। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं आपके मायोकार्डियम के अंदर, हार्ट के जो सेल्स हैं उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल रखती हैं। लेसर बॉडी टेम्परेचर के अंदर वो प्रोटीन्स अपना काम छोड़ देती हैं। तो जब वो प्रोटीन अपना काम नहीं करेगी तो हार्ट का नॉर्मल रिदम मेंटेन नहीं होगा। ये नॉर्मल रिदम है हार्ट का, ईसीजी है प्रॉपर के, एक खत्म हुई फिर दूसरी स्टार्ट होगी फिर तीसरी स्टार्ट होगी। लेकिन इर्रेगुलर हार्ट बीट में क्या होगा या एरिथमिया में क्या होगा, एक टाइप इसकी ऐसी है कि 3 बीट्स आई और उसके बाद एक बीट मिस हो गई और फिर 3 बीट्स आई, तो ये रिदम हम आपका प्रॉपर नहीं है, ये ए रिदम हो गया या ए रिदमिया हो गया। दोबारा बात करती हूँ जी मैम, जो
हम क्लिनिक पर जाते हैं तो थर्मोमीटर को आर्मपिट में रखा जाता है ब्लड टेम्परेचर मेजर करने के लिए ना हमारा। यस यस, तो मैम वो हमारा स्किन टेम्परेचर होता है या फिर वो स्किन इंटरनल टेम्परेचर, स्किन ऑर्गन होता है वो? टेम्परेचर, वो स्किन होता है, स्किन। लेकिन मैम वो फिर स्किन टेम्परेचर भी तो 37 डिग्री ही बता रहा होता है। हाँ, स्किन टेम्परेचर आपका 37 बता रहा होता है ना, लेकिन वो आप ये देखें अगर उसके अंदर लेट से स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएट भी कर जाए तो ना आपको ना फीवर में कंसीडर किया जाता है, ना आपको मतलब कि जो 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, चाहे वो ऊपर चला जाए या वो नीचे चला जाए, वो आपको इतना नुकसान नहीं देता और उसके अंदर आपकी एब्नॉर्मेलिटी कंसीडर नहीं होती इस वजह से। सही, ठीक है मैम। ठीक है, और कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करना मुश्किल काम है, आगे हम देखते हैं कि कैसे मेजर होता है। हर जगह कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर किया नहीं जा सकता, इस वजह से स्किन टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हीट बैलेंस को क्रिएट करने के लिए या टेम्परेचर हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जितना हीट गेन हो रहा है उतना ही हीट लॉस होना भी लाजमी है। अगर हीट गेन ज्यादा हो जाए और हीट लॉस ना हो तो क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हीट लॉस ज्यादा हो जाए और हीट गेन प्रॉपर ना हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। इसी तरह अब आप आगे देखते हैं टॉपिक कि जी टेम्परेचर, ये जो हम बात कर रहे हैं स्किन का टेम्परेचर है, ये जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर 3 जगहों पे मेजर करते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ईयर के अंदर, या फिर रेक्टम में, या फिर एसोफेगस में। अब अगर आप यहाँ देखो इस डायग्राम में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मेजर करने के लिए इस तरह की एक मशीन सी होती है जो कि कान के अंदर घुसा देते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेजर, आपका टेम्परेचर मेजर हो सकता है। लेकिन इस मेजरमेंट के साथ हम क्या करेंगे, जो कि हमने एसोफेगस की मेजर करनी है, एसोफेगस की कहाँ मेजर होगी या कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए एक अपरेटस होता है, घुसा देते हैं, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, सारी उस तरह की ट्यूब्स होती हैं आपके अंदर घुसा देते हैं, एसोफेगस के अंदर जाके फिर उसका टेम्परेचर मेजर किया। आपने कभी देखा डॉक्टर्स को ऐसा टेम्परेचर मेजर करते हुए किसी का, या कभी डॉक्टर ने आपका किया हो? नहीं किया, इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये नॉर्मल, जब भी एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है तो आपके मतलब कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके, तो हम इसको नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते। ये सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं ये कोर बॉडी टेम्परेचर जब पर्सन जो आपका पेशेंट है वो आईसीयू में एडमिट हो और आप उसका बाकी टेम्परेचर, क्योंकि स्किन का टेम्परेचर उसका या ड्रॉप होगा या ज्यादा होगा, तो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। इस वजह से हम कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये ट्यूब्स घुसाते हैं और एंडोस्कोपी के थ्रू या जो भी इसका प्रोसीजर होता है एसोफेगस का टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन ओनली इन सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस, हर कंडीशन में ये मेजर नहीं किया जाता। इसीलिए ये तीनों चीजें तो होगी और ये लैब्स में होती हैं, ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में नहीं आती। तो अगर कॉमन प्रैक्टिस में हमने स्किन का टेम्परेचर ही मेजर करना है तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कि जी एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट एक्सरसाइज के दौरान कैसे होगी, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस सिस्टम आया है, मैंने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन कहते हैं कि जी ये यूज होता है। इस तरह का एक कैप्सूल होता है, जैसे एक नॉर्मल कैप्सूल होता है, ये दवाई वाला कैप्सूल नहीं होता, इसके अंदर कुछ ट्रांसमीटर्स वगैरह लगे होते हैं। जो भी एथलीट होता है उसको दे देते हैं, वो इंजेस्ट कर लेता है, उसके स्टमक में होता है पड़ा हुआ। इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेम्परेचर बताता है ये हमें, ये इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके साथ एक रिमोट अटैच होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जैसे भी ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज उसका कोर बॉडी टेम्परेचर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो आपके हाथ में रिमोट होता है उसके ऊपर शो हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं इंजेस्टेबल, जो कि खा सकते हैं, टेम्परेचर टेलीमेट्री सिस्टम या टेम्परेचर सेंसर टेलीमेट्री सिस्टम, ये एथलीट्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? जो ईयर थर्मोमीटर होता है ना, वो उसके लिए हमें कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए ना अली, इसलिए वो इमरजेंसी में भी यूज करते हैं क्योंकि वो भी कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है, लेकिन इतना ज्यादा वो यूज नहीं होता, वो ऐसे भी यूज किया जा सकता है, मतलब कि वो उसके हैंड हेल्ड डिवाइस है, वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए। लेकिन जो ज्यादा प्रॉपर या एक्यूरेट मेजरमेंट होती है या वो रेक्टम की होती है या वो एसोफेगस की होती है, और एसोफेगस की ज्यादा प्रॉपर होती है, मतलब कि जो सही कोर बॉडी टेम्परेचर होगा वो आपका एसोफेगस बताता है, और वो हम सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं, वो डेली एक्टिविटीज में नहीं यूज करते। जामा, आपका क्वेश्चन था कि अगर ड्रॉप बीट एट्रियम में हो या वेंट्रिकल्स की हो या बोथ, हाँ जी बिल्कुल, एरिथमिया हम दोनों केसेस में कहेंगे, चाहे वो आपकी जो इरेगुलर बीट आई है वो एट्रिया में आई है या वेंट्रिकल में आई है या दोनों में आई है, किसी भी जगह पे आई है, वो एरिथमिया, क्योंकि वो प्रॉपर रिदम ऑफ हार्ट डिस्टर्ब हुआ है हमारा। इसलिए एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम ये जो कैप्सूल आपने बताया है एथलीट्स में, मतलब ये हमेशा यूज होता है, हर एथलीट में होता है, मैंडेटरी होता है ये यूज करना? नहीं, हर एथलीट में नहीं होता। जिनको जरूरत पड़ती है यूज करने की या जिनको कोई प्रॉब्लम एब्नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ नहीं आ रही होती है, सिर्फ मेजरमेंट के लिए, हर किसी को नहीं खिलाते, हर किसी का नहीं मेजर किया जाता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको क्यों देंगे? ओके, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेचर मेजरमेंट का मेथड बताया है कि एथलीट्स के अंदर ये मेथड भी यूज किया जाता है कुछ जगहों पे। फिर आता है जी कोर बॉडी टेम्परेचर, हमने मेजर कर लिया कि ऐसे ऐसे मेजर करते हैं। स्किन बॉडी टेम्परेचर क्या है? सिंपल थर्मोमीटर या थर्मिस्टर्स वगैरह से यूज करते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे यूज करते हैं। फोरहेड का टेम्परेचर अलग होता है, चेस्ट पे टेम्परेचर अलग होता है, फोर आर्म पे, थाई पे, काफ, एब्डोमेन या बैक पे। स्किन का टेम्परेचर मोस्टली एक ये साइंटिफिक फिनोमेना है कि जी अगर आपने किसी का स्किन का टेम्परेचर एक्चुअल आइडियल मेजर करना है, आप इन सारी जगहों पे मेजर करके उसकी एवरेज निकालते हैं। मतलब कि ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, इन 7 को प्लस करके डिवाइड बाय 7 कर दें, आपके स्किन का एक मीन टेम्परेचर आ जाता है। लेकिन जो हम कॉमन प्रैक्टिस में आर्मपिट वगैरह पे मेजर करते हैं वो भी ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट, हमने देख ली। अब हम ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन कैसे होती है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म्स ऑफ हीट लॉस क्या है। हीट प्रोडक्शन कैसे है? दो में डिवाइड करते हैं, या वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? जो कि हम खुद एफर्ट करके करेंगे अपना हीट प्रोड्यूस। इनवॉलंटरी क्या होगा? जो कि आपके अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट नर्वस सिस्टम या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो फॉल करता है, या वो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है या फिर वो हार्मोनल सिस्टम के अंदर होता है। वॉलंटरी कैसे होगा? एक्सरसाइज के थ्रू, और 70 to 80% ऑफ जो एक्सरसाइज की एनर्जी है वो हीट के तौर पे प्रोड्यूस होती है। बाकी 30% कहीं और इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि 70 to 80% ऑफ एनर्जी जो कि एक्सरसाइज में प्रोड्यूस होती है वो हीट की फॉर्म में नजर आती है। मतलब कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनवॉलंटरी क्या होता है? या शिवरिंग होगी या फिर हार्मोनल एक्शन होगा। हम इन अदर वर्ड्स ये भी कहते हैं या शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ हीट। या फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा, मतलब कि ऐसा थर्मोजेनेसिस जो कि शिवरिंग की वजह से नहीं है। तो शिवरिंग में क्या होता है? शिवरिंग का प्रोसेस जो भी होता है उसकी वजह से हीट इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी की हीट प्रोड्यूस होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और 5% ऑलमोस्ट जो होता है या 5 टाइम्स आपका बॉडी का टेम्परेचर इस तरह इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर पहले 5 था तो उसको 5 टाइम्स और बढ़ा दे तो 30 टेम्परेचर तक जा सकता है आपका बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू शिवरिंग। नॉन शिवरिंग क्या होता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं? बेसिकली वो वाले हार्मोन्स जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। उसमें एक थायराइड हार्मोन्स आते हैं और दूसरे कैटेकोलामाइंस आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। फास्टर मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दोबारा बताती हूँ हमने क्या पढ़ा है। वेसोडाइलेशन इज इनवॉलंटरी, यस इनवॉलंटरी, इसी में आता है, एक्शन ऑफ हार्मोन्स की वजह से ही आएगा। बिल्कुल, वो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है जो कि आपके टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं उसको। हमने पढ़ा है कि हीट प्रोडक्शन दो प्रोसेसेस के थ्रू होती है, या वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या चीज आएगी? एक्सरसाइज। इनवॉलंटरी में क्या आता है? फर्दर आगे दो में डिवाइडेड है, या ये आपका शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा या ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा। शिवरिंग की वजह से 5 टाइम्स आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है और नॉन शिवरिंग के अंदर आप कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है? आपके हार्मोनल मैकेनिज्म, मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो दैट इज नोन एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इस डायग्राम को देख लेते हैं हम। हीट प्रोडक्शन अगर होगी दो प्रोसेसेस के थ्रू, या वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी होगी तो एक्सरसाइज के थ्रू, इनवॉलंटरी होगी तो शिवरिंग के थ्रू या फिर नॉन शिवरिंग के थ्रू। अब हम आते हैं हीट लॉस की तरफ। बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज्म्स ऑफ हीट लॉस क्या है? देयर आर 4 मैकेनिज्म्स ऑफ हीट लॉस। 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, चौथा मुझे बताएं कौन सा होगा। एक रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, चौथा कौन सा होगा? आपकी बॉडी में से हीट लॉस होती है। स्वेटिंग उसको कहते हैं। क्या मैकेनिज्म क्या होगा वो? इवेपोरेशन। यस, इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब पहले हम रेडिएशन को देख लेते हैं कि रेडिएशन के थ्रू कैसे है कि आपकी हीट, आपकी बॉडी की हीट ट्रांसफर हो रही है या बॉडी में से लॉस हो रही है थ्रू द रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन यहाँ पे लिखी हुई है? कौन सी रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है हीट? इंफ्रारेड होगा क्या? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि जी आपकी 60% जो हीट लॉस होता है रेस्ट पे, वो रेडिएशन की वजह से होता है। मतलब कि रेस्टिंग स्टेट पे आपकी बॉडी ज्यादा जो हीट लॉस करती है वो रेडिएशन के थ्रू करती है।
फिर एक लाइन लिखी है, इट कैन बी अ मेथड ऑफ हीट गेन। आप मुझे बताएं रेडिएशन के थ्रू आप हीट गेन कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि जी रेडिएशन इंफ्रारेड के थ्रू होती है, फिर अल्ट्रावायलेट किधर से आ गई? मैम ये रेडिएशन हम अब्सॉर्ब कर लें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये अल्ट्रावायलेट रेड लेट से जो आप कह रहे थे, ये आएगी कहाँ से? नेचर कहाँ पे अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस करती है? नहीं मैम, सन से आएगी ना। हाँ, बेसिकली सन से आएगी। मैं यही बात कर रही हूँ कि जो सन है वो रेज प्रोड्यूस करता है, उसमें अल्ट्रावायलेट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल रेज भी होती हैं सारी। तो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट की वजह से या इंफ्रा ज्यादा होती हैं जो आपकी बॉडी के हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर अब मेथड ऑफ हीट गेन, आपकी बॉडी कब, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमारी बॉडी हीट लॉस करेगी और कब हमारी बॉडी इसी प्रोसेस के थ्रू हीट गेन करेगी? ये डिपेंड करता है थर्मल ग्रेडियंट के ऊपर। थर्मल ग्रेडियंट क्या है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर रेज जाती है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर एनवायरनमेंट, तो आपकी बॉडी में से हीट लॉस होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, लेट्स से अब गर्मियां आने वाली हैं और बहुत ज्यादा गर्मियां आएंगी आगे। साउथ से है कोई हमारी क्लास में? हमारी क्लास में कोई साउथ से है? साउथ पाकिस्तान के या साउथ पंजाब से? मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान, कोई भी नहीं है यहाँ? कोई नहीं है हमारी क्लास में? मैं हूँ मैम। आप हैं। वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप बाहर जाने का सोच, स्पेशली दोपहर में आप बाहर जाने का नहीं सोच सकते। तो अगर आप उस कंडीशन में बाहर जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर और आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। किसके थ्रू? इसी रेडिएशन के मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी हीट गेन करेगी। वो हीट गेन क्यों करेगी? क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट की वजह से बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हायर टू लो टेम्परेचर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर बेसिकली ब्लड में एब्जॉर्ब होती है रेडिएशन। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जी रेडिएशन है, नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस है। दिस मैकेनिज्म कैन आल्सो बी अ मेथड फॉर द हीट गेन, और 60% ऑफ योर हीट लॉस एट रेस्ट इज ड्यू टू द रेडिएशन। रेस्ट की बात करें, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरा मैकेनिज्म है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है? हीट लॉस, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होना लाजमी है। क्या कंडीशन होती है कंडक्शन के लिए? कांटेक्ट। अगर आप कांटेक्ट किसके साथ? किसी सरफेस के साथ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मेटल चेयर के ऊपर बैठे हैं और आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और मेटल चेयर ठंडी है, तो जब आप मेटल चेयर से उठ के जाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। होगा क्या कि आपका बॉडी का कांटेक्ट हुआ मेटल सरफेस के साथ और आपकी बॉडी से जो हीट थी वो कंडक्ट हो गई उस सरफेस के अंदर। ये कंडक्शन थी। फिर उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है? हीट ट्रांसफर तो बाकियों में भी हो रही थी, रेडिएशन में भी हो रही थी, कंडक्शन में भी हो रही थी, तो कन्वेक्शन में भी हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन कैसे? हीट ट्रांसफर होती है आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, या एयर होगी या वाटर होगा। मुझे कोई एग्जांपल दें। यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है कि जी अ फैन पुशिंग एयर पास्ट स्किन। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा हवा लग रही है, तो आपकी स्किन का जो टेम्परेचर होगा या हीट होगी वो हवा में शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई एग्जांपल दें मुझे। कॉमन मैकेनिज्म। क्या चीज? स्विमिंग। स्विमिंग, यस। अगर वाटर का कांटेक्ट है आपकी बॉडी के साथ, स्विमिंग ज्यादा प्रोमिनेंट। या फिर साइकिलिंग। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो क्या होगा? एयर का ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ज्यादा मतलब कि एयर के साथ कांटेक्ट होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वेक्शन है, मतलब कि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरा जो प्रोसेस है हमारे पास, ये है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? हीट आपकी स्किन के वाटर को, जो कि स्वेट होता है, उसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करती है। ये वाटर वेपर क्या करता है? ग्रेडियंट की वजह से एनवायरनमेंट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? अगर आपके एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज्यादा हैं तो मुझे बताएं क्या आपकी एवेपोरेशन होगी या नहीं होगी? क्योंकि एवेपोरेशन नहीं होगी। तो अब मुझे कोई नॉर्मल मैकेनिज्म बताएं जिसके अंदर कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या नेचर का कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। क्या कोई कंडीशन ऐसी होती है? ह्यूमिडिटी। रात के मौसम में ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमिडिटी। अगर आप
ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है किसी जगह, जैसे यूएई में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है या कराची में भी बहुत ज्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी का हीट लॉस नहीं होगा, चाहे आप बॉडी जितनी मर्जी प्रोड्यूस करे हो। अगर आप उस ग्रेडियंट को क्रॉस नहीं करते तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करेगा। इसी वजह से ऐसी जगहों पे स्ट्रोक ज्यादा होता है। अब आप ये चीज ध्यान में रखने वाली है, आपको याद होगा 2 साल पहले शायद या 2 या 3 साल पहले ये बड़ा एक इशू उठा था कि कराची में स्ट्रोक बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी उस साल गर्मी में। तो वो अब प्रॉब्लम ये है कि जी देखा जाए तो कहते नहीं जी कराची का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, नंबर्स वाइज आप टेम्परेचर देखें तो ज्यादा नहीं होता, मुल्तान का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है, इवन के लाहौर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हीट स्ट्रोक इतना ज्यादा नहीं होता, उस जगह पे ज्यादा होता है। वहां पे ज्यादा होने की वजह क्या है कि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो ग्रेडियंट एक डेवलप नहीं होता, और आपकी बॉडी, और जब तक बाहर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कम, वाटर वेपर्स कम नहीं होंगे तब आपकी बॉडी के वाटर वेपर्स कन्वर्ट होकर एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। इस वजह से वो आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हुआ, सारा आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है और आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि फाइनली इट रिजल्टेड इन हीट स्ट्रोक। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि 25% ऑफ हीट लॉस एट रेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब मुझे इस बात का आंसर दें कि सबसे ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस एट रेस्ट किस प्रोसेस के थ्रू होता है बॉडी से? आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे सबसे ज्यादा कैसे हीट लॉस करती है? रेडिएशन के थ्रू। 65 और एक्सरसाइज में अगर हम एक्सरसाइज करें तो क्या तब भी रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ज्यादा होता है? स्वेटिंग के थ्रू। तब स्वेटिंग के थ्रू। तो उसमें क्या आएगा? एवापोरेशन। ठीक है, अब ये एवापोरेशन डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है या आपके सराउंडिंग ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके बाद आपके सराउंडिंग कन्वेक्टिव करंट्स कितने हैं। ये कन्वेक्शन और एवापोरेशन काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और इसके अलावा सरफेस स्किन की कितनी एक्सपोज्ड है, जितना अमाउंट ऑफ एरिया एक्सपोज्ड होगा उतनी ज्यादा वहां पे एवापोरेशन होती है। सिंपल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, 1 मिलीलीटर ऑफ स्वेट, अगर आप 1 मिलीलीटर स्वेट करते हैं तो उसके अंदर कितना बॉडी का हीट लॉस होता है? 0.58 किलो कैलोरीज। अगर आप 1 लीटर स्वेट करते हैं तो बॉडी का हीट लॉस कितना होगा? 580 किलो कैलोरीज। आपकी बॉडी इतना किलो कैलोरीज के थ्रू जो है स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी में से हीट लॉस होता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जी बॉडी के अंदर कुछ हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं और हीट लॉस मैकेनिज्म्स होते हैं। हीट लॉस मैकेनिज्म्स नेचुरली 4 हैं: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एवापोरेशन। रेस्टिंग स्टेट में जब आप रेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू होता है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हीट लॉस एवापोरेशन के थ्रू होता है। ठीक है राफिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप चले जाओ, अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट निकल आती है, मुझे पता लग जाएगा। आपका कोई प्रॉब्लम है आप चले जाओ, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। हाँ, स्किन एक्सपोज कम हो तो स्वेटिंग कम होती है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ना एक और प्रॉब्लम भी होता है, जो स्वेटिंग जैसे स्वेट पैंट्स वगैरह या ये स्वेट सूट्स होते हैं, ये इस चीज के बने होते हैं कि इसकी वजह से आपका बॉडी की जो मतलब कि वो क्लोज कर देता है, एक तो वो कवर किया होता है, दूसरा आपकी बॉडी के अंदर मतलब कि हीट लॉस को वो प्रिवेंट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और हीट लॉस और ज्यादा होता है, आपका फैट मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। स्वेटिंग जो सूट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं। हीट स्टोरेज, अब ये बात हमने कर ली कि जी हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस भी होती है आपकी बॉडी में से, लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस हो रही है, अगर सारी की सारी हीट आपकी बॉडी में से लॉस नहीं हो रही तो क्या कोई थोड़ी सी हीट कहीं और भी जाएगी? वो जो बाकी हीट होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, आपकी बॉडी टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर हम ये कहें कि बॉडी कितना टेम्परेचर बढ़ा रही है या बॉडी के अंदर कितना हीट गेन हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुई, उसमें से आप माइनस कर दे कितनी हीट लॉस हुई। लेट्स से 2 किलो कैलोरीज हीट प्रोड्यूस हुई है और उसमें से 1 किलो कैलोरीज रिलीज हो गई है, तो कितना डिफरेंस रह गया? 1 किलो कैलोरी का। वो 1 किलो कैलोरी कहाँ है? आपकी बॉडी का अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये कितनी होती है? 0.83 किलो कैलोरीज पर केजी। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपका बॉडी का बढ़ना है तो कितना रिक्वायर्ड है हमें हीट? 0.83 किलो कैलोरीज स्पेसिफिक हीट है। ठीक है,
समरी पढ़ने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, हम ये चीज बार बार रिपीट कर चुके हैं कि बॉडी रेगुलेशन मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें हीट प्रोडक्शन भी होती है और हीट लॉस भी होती है। हीट प्रोडक्शन के 2 प्रोसेस हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, और हीट लॉस के 4 प्रोसेस हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एवापोरेशन। अब हम बात करते हैं कि जो बॉडी का थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? वो स्विच जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वो कहाँ होता है? आपके बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इंटीरियर हाइपोथैलेमस तब काम करता है जब आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को वापस बैक टू नॉर्मल लाएगा। कैसे बैक टू नॉर्मल लाएगा? स्वेटिंग इंक्रीज करेगा, एवापोरेशन इंक्रीज होगी, हीट लॉस होगा। उसके अलावा दूसरा क्या करेगा? इंक्रीज स्किन ब्लड फ्लो। आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगा। ब्लड फ्लो अगर बढ़ाना हो तो क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन होती है, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोडाइलेशन, जितना ब्लड आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा उतना ब्लड में से जो है वो हीट लॉस होती है। अब अगर मैं ये हमने कहा है कि जी इंक्रीज कोर टेम्परेचर में एक्टिवेट होता है, अगर ये कोर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए तो मुझे बताएं क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगी, तब भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी मैम। तब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, और वो कौन करेगा? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस तब काम करता है जब आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। अगर कोर टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो अब बॉडी ने क्या करना है? उस टेम्परेचर को वापस बैक टू नॉर्मल लाना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेगा? डिक्रीज हीट लॉस। पहले तो कंजर्व करेंगे हम वेसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू, और नया प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? शिवरिंग या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू। यहाँ पे शिवरिंग तो लिखा हुआ है, नॉन शिवरिंग नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज्ड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। मतलब कि हार्मोनल मेटाबॉलिज्म के थ्रू आप प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं या हीट को इंक्रीज करते हैं, तो दिस इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे कि हीट लोड अगर हो तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। मतलब कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, हीट लोड आए, तो बॉडी क्या करेगी? कोर बॉडी टेम्परेचर और स्किन का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, इससे आपके रिसेप्टर से जो है इंफॉर्मेशन पिक होगी, आपके हाइपोथैलेमस से जाएगी जो कि ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन करेगा, स्किन की वेसोडाइलेशन होगी और स्वेटिंग को इंप्रूव करेगा। इन दोनों प्रोसेस की वजह से क्या होगा? बॉडी में से हीट लॉस होगी। इसी तरह अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए, कोल्डर एनवायरनमेंट हो, आपके स्किन के रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर उसको डिटेक्ट करेगा, जो भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो हाइपोथैलेमस तक जाएंगे इस सिस्टम, और वहां से आउटपुट आएगी, शिवरिंग करवा दो, क्यूटेनियस वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा दो, कैटेकोलामाइन रिलीज करवा दो, और थायरॉक्सिन रिलीज करवा दो। ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है बेटा, क्या रिपीट कर दूं? मुझे टॉपिक बताएं जो नहीं समझ आया आपको। एमन, कहाँ से नहीं क्लियर हुआ? मैं वहां से रिपीट करती हूँ। हीट लोड, बेटा हीट लोड वर्ड का मतलब यही है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो कोर में लगे हुए हैं या स्किन में लगे हुए हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स इस सिस्टम को या इस इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे, लेकर कहाँ जाएंगे? आपके सेंट्रल इंटीग्रेशन सेंटर तक। वो कहाँ पे है? आपका ब्रेन। ब्रेन हाइपोथैलेमस इसको इंटीग्रेट करेगा और वहां से आपको एक हुक्म आएगा कि जी क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन करा दें ताकि आपके ब्लड में से टेम्परेचर लॉस हो, और स्वेटिंग करवा दें ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो। इसी तरह अगर कोल्डर एनवायरनमेंट आ जाएगी, यस, बॉडी हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। अगर कोल्डर एनवायरनमेंट होगी तो भी स्किन और कोर बॉडी टेम्परेचर इसको पिक करेंगे, हाइपोथैलेमस तक लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस रिस्पांस लाएगा, या शिवरिंग करवा दो या नॉन शिवरिंग करवा दो, लेकिन दोनों प्रोसेस में क्या होगा? हीट को प्रोड्यूस करवाए ताकि बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज करे। एमन, आप क्लियर है या फिर दोबारा बता दूं? ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। एक मिनट, देखो हीट मेजर की जाती है किलो कैलोरीज में, टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। ये दो टेम्परेचर मेजरमेंट्स डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं कि जी जो हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस, इंटीरियर हाइपोथैलेमस तब काम करता है जब आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस तब काम करता है जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करता है। इन अदर वर्ड्स, इंटीरियर हाइपोथैलेमस गर्मियों में काम करता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस सर्दियों में काम करता है। सीधी सी चीज तक याद रहेगा।
शिफ्ट इन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, जो आपका हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट है वो फीवर की वजह से कैसे शिफ्ट होता है, ये हमने पहले भी देखा था। बॉडी का टेम्परेचर अबव नॉर्मल हो जाता है फीवर में। वो क्यों नॉर्मल हो जाता है? क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो एक सेट पॉइंट है कि जी इतना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वो पायरोजेंस की वजह से, कुछ प्रोटीन्स हैं या टॉक्सिन्स होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया, हमने कहा था इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा, यूजुअली बैक्टीरियल में ज्यादा होता है। इस इन्फेक्शन में जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो पायरोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये पायरोजेंस क्या करती हैं, ये ब्रेन के अंदर जाके जो सेट पॉइंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। उसको डिस्टर्ब करके क्या करती हैं, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के लिख देती हैं, गलत इनपुट कर देती है कि जी नहीं आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 नहीं है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 45 है। तो वो 45 डिग्री, 45 तो बहुत ज्यादा होता है, 37 नहीं है, लेट से 39 या 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उस 40 डिग्री सेल्सियस को इन्फॉर्मेशन जब आपके ब्रेन के अंदर वो डाल दी, इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन फिर फंक्शन करवाता है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दोबारा से इंक्रीज कर जाता है और आपका जो सेट पॉइंट की चेंजेस होती हैं हाइपोथैलेमस में उसकी वजह से फीवर होता है, ठीक है। अब ये समरी है सारी, इसको नहीं पढ़ते हम आगे। एक पॉइंट क्लियर करने वाला था यहाँ पे, मैंने क्विज में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था फीवर वाला, और आप लोगों में से मेजॉरिटी ने वो क्वेश्चन भी किया था, उसका आंसर था पॉजिटिव फीडबैक, राइट। आप लोगों ने बहुत सारों ने क्वेश्चनिंग की थी कि जी वो पॉजिटिव फीडबैक क्यों है, वो नेगेटिव फीडबैक क्यों नहीं है। थोड़ी सी गलती मैंने ये की कि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके लिखना चाहिए था। अगर तो मैं क्वेश्चन ये लिखती कि जी इन सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सर्टेन अनकंट्रोल्ड बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, उसके अंदर अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब वो पॉजिटिव होता। लेकिन अगर सिंपल मैकेनिज्म्स की हम बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है और बॉडी उसको कंट्रोल करके वापस ले आती है, तो वो है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप ऐसे कहें वो क्वेश्चन गलत था, ना वो पॉजिटिव बनता है ना वो नेगेटिव बनता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। आपका लेक्चर इतना ही था, कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बता दो, मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना समझ आने वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया है, whoever wants to leave he or she can, अटेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अटेंडेंस मेरे पास आ गई है आप लोगों की ऑटोमेटिकली। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड तो बेशक मेरे से पूछने नहीं देती। मैम जो हम थर्मामीटर से जो हम करते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं वो ठीक नहीं होता? वो होता है ठीक, वो स्किन टेम्परेचर होता है, वो भी ठीक होता है, लेकिन वो स्किन टेम्परेचर है, ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि वो स्किन का टेम्परेचर है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं। मैम कोर बॉडी टेम्परेचर का बताइएगा थोड़ा सा। बेटा कोर बॉडी टेम्परेचर होता है जो आपका बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। वो कोर बॉडी टेम्परेचर आपका ईयर के थ्रू भी, ईयर कैविटी होती है उसके थ्रू भी मेजर किया जा सकता है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर एसोफेगस में मेजर होता है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर रेक्टम में मेजर होता है। सबसे ज्यादा रिलायबल जो होता है वो एसोफेगस वाला होता है। ठीक है, पायरोजेंस से सिर्फ इंक्रीज करते हैं। हाँ जी, पायरोजेंस बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दोबारा बोलो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप? ईयर से कैसे मेजर किया जाता है? बेटा एक छोटी सी डिवाइस होती है, इतनी सी डिवाइस होती है, ऐसे जैसे गन होती है, उसके आगे एक छोटा सा वो इनलेट की लगी होती है, उसको कान के अंदर घुसा देते हैं, टाइम्पैनिक में ब्रेन में चला जाता है, वो उसके थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है मैम। टेम्परेचर में पॉजिटिव फीडबैक कैसे होगा? बेटा टेम्परेचर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, मैं यही बता रही थी क्लियर कि पॉजिटिव फीडबैक होता है जब आप क्या तारीख में ठहरे। अच्छा हाँ, पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। हम ये कर रहे थे कि पॉजिटिव फीडबैक ऐसे होता है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उस केस में जब तक आपका वो इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट ट्रीट नहीं होगा तब तक आपका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा। तो अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो बार बार आपको इनपुट आती रहेगी और आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। वो पायरोजेंस आपके सेट पॉइंट को ठीक नहीं होने देंगे, इस वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन उसके साथ मेंशन होना जरूरी है कि वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है। मैम बात सुने, जब जी बेटा, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको फीवर के दौरान सर्दी लगना शुरू हो जाती है तो कुछ को नहीं लगती, तो ये मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों ठंड लगती है? बेटा वो तो ठंड लगना उसका एक वो रिसेप्टर मैकेनिज्म है ना, वो तो उसको ठंड फील होती है, वीकनेस की वजह से भी होती है वो ज्यादा, इस वजह से। सामा का क्वेश्चन है कोल्ड में फीवर हो जाता है उसका क्या कॉज होगा, क्या मतलब? एक मिनट में आपका पिछला क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ।
उसामा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई भाई, दोबारा बोलो, थोड़ा क्लियर करके लिखो एक फिर तो बताओ। मैम एक तो ये इंक्रीज करेगा ना, जैसे गर्मियों में इंक्रीज कर गया ये पायरोजेंस की वजह से हो गया, और सर्दियों में अगर मतलब वो तो कम हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, तो वो किस वजह से होगा? नहीं देखो, सर्दियों में अगर फीवर होगा, फीवर जब भी होगा, चाहे वो गर्मियों में हो रहा है चाहे वो सर्दियों में हो रहा है, दोनों पायरोजेंस की वजह से ही हो रहा है। जो आप बात कर रहे हो कि सर्दियों में वो तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, उसमें फीवर कैसे होता है? लेकिन मैम कुछ को हो जाता है ना, मतलब सर्दी की वजह से हो गया बुखार, ये भी तो सुना है। ठीक है, वो सर्दी की वजह से कुछ हुआ है तो बुखार हुआ है ना। बुखार एक सिम्टम है कि उसकी बॉडी, लेट से सर्दी की वजह से उसका गला खराब, सर्दी की वजह से उसको ठंड लग गई, आई मीन अदर वर्ड्स ये यूज करते हैं ना, तो ठंड लगी है उसकी वजह से, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है या कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या कोई और कॉज हुआ है, उसकी वजह से अगर फीवर हुआ है तो वो फीवर कंसिडर होता है। वो ठंड की वजह से फीवर नहीं हुआ डायरेक्ट, ठंड की वजह से कोई डिजीज हुई है आपकी बॉडी के अंदर जिसकी एक सिम्टम है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना, वो बाद में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो डायरेक्ट ठंड ने बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है आपका। और फीवर जब भी इंक्रीज होगा, चाहे वो सर्दियों में हुआ है आपका या गर्मियों में हो, वो पायरोजेंस की वजह से ही होगा। ठीक है।